नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा यूपी पुलिस भर्ती का जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। वो आपको आगामी एग्ज़ाम के जो होने वाला है, आगामी एग्ज़ाम आपका पुलिस भर्ती का, उसमें आपकी बहुत मदद करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत को समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। दोस्तों, तो दोस्तों, जो राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों पर राष्ट्रपति से सिफारिश करता है वो है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। कौन दोस्तों? वित्त आयोग। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान में जो वित्त आयोग है वो किस अनुच्छेद में है। तो ये दोस्तों वित्त आयोग आप देखेंगे अनुच्छेद 280 में आप देखेंगे ये वित्त आयोग है। और दोस्तों, इसका जो गठन है वो कब किया जाता है? हर 5वें वर्ष किया जाता है। हर 5वें वर्ष इसका गठन किया जाता है और आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी किया जा सकता है। ठीक है, और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा दोस्तों? 15वां वित्त आयोग, जो कब तक चलेगा? 2025 तक। ठीक है, 2020 से स्टार्ट होकर 2025 तक चलेगा दोस्तों। और दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। कौन है दोस्तों? एन.के. सिंह। ठीक है, आप याद रखेंगे। और जो अगला वित्त आयोग आएगा यानी 2025 के बाद जो आएगा वित्त आयोग, उसके हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है कि जो 16वां वित्त आयोग आएगा, 16वां, उसके हो जाएंगे जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस बैंक ने कामेश्वर कोनवती को नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो आप ध्यान देंगे कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पहले बात तो ये दोस्तों। और किस बैंक ने कामेश्वर कोंडवती, किसको चुना है? कामेश्वर कोंडवती को नाम याद रखेंगे। तो किसने चुना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक डैश से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। दोस्तों देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है RTI, दोस्तों ये कब आया था भारत में? तो RTI 2005 में भारत में लागू हो गया था कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी जानने का अधिकार। और दोस्तों, इस सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार है, अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लोक प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन से मामले निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत आते हैं? देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए निजी मुकदमे जो हैं वो होते क्या हैं। निजी मुकदमे अगर हम बात करें, निजी प्राकृतिक मुकदमे, तो दोस्तों ये मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें निजी कंपनियां अदालत में एक दूसरे के ऊपर मुकदमा करती हैं। चाहे निजी कंपनियां हों, निजी व्यक्ति हों, मतलब व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के ऊपर मुकदमा करते हैं, तो उन्हें कहते हैं निजी प्रकृति के मुकदमे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में जो भी हमें उस तरह का केस लगेगा, हमारा वही आंसर होगा। देखिए, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज, अब देखिए दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश, ये बिल्कुल आपके निजी प्रकृति का मुकदमे में ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है। मकान मालिक, अब देखिए किराएदार विवाद, मकान मालिक किराएदार विवाद, ये भी देखिए निजी प्रकृति के मुकदमों में आ रहा है। खाद्य मिश्रण से संबंध, अब देखिए ये दोस्तों निजी प्राकृतिक मुकदमा नहीं है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा, यानी ए और बी जो होगा वो सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5।
इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? अब देखिए दोस्तों, ये जो यातायात प्रतीक है वो बताता है कि आप मैक्सिमम, आपके वाहन की ऊंचाई मैक्सिमम 3.5 मीटर होनी चाहिए, मैक्सिमम 3.5 मीटर। ये देखिए, ये ऊंचाई को बताता है। क्या बताता है? ऊंचाई को। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला है कथन, संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल ये जो बिल्कुल सही बात है कि संसद पूरे भारत से किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया भर के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू है। यस दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। भारतीय नागरिक जो भारत में रह रहे हो या ऐसे भारतीय नागरिक जो दूसरे देश में भी रह रहे हों, उनकी संपत्तियों पर भी लागू होते हैं। दोनों ही कथन सही है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पूछा गया कौन सा सही है, तो दोस्तों ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है। अब यहाँ बात हो रही है भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना, यानी देखिए अनुच्छेद वही हमारा सही होगा जिसमें नागरिकता की बात कही गई होगी। ठीक है, नागरिकता की। तो अगर हम पहले देखें अनुच्छेद 2, 4, देखिए ये जो अनुच्छेद है वो आते हैं हमारे संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक। तो ये तो नागरिकता में आते नहीं है दोस्तों, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम 12 से 14 की बात करें तो ये दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमें नागरिकता का अनुच्छेद, तो ये जो है 5 से 11, ये जो आता है वो नागरिकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, नागरिकता। और अनुच्छेद 1 आप जानते हैं दोस्तों, भारत, ये इसमें क्या बताया गया अनुच्छेद 1 में कि भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, और राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। अब आप पता कर सकते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में बिल की संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कितने करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है? दोस्तों ये भी आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 250 करोड़ का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। डैश एक स्वपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। अक्सर यह अपने प्रसार के लिए प्रचलित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा, ये दोस्तों विफलताओं लिखा हुआ है, विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। अब देखिए दोस्तों, ये भी एक प्रकार का मलवेयर होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी को पहले तो वो एंटर करता है कंप्यूटर में ये मलवेयर, और फिर कॉपी बना देता है, अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है। इतनी कॉपी बनाता है कि आपके कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है वो फिल हो जाता है, जिससे कंप्यूटर क्या होने लगता है, स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है। तो वही देखिए बात की गई है कि खुद की प्रतिकृति बनाता है अपने प्रसार के लिए। ठीक है, अपने प्रसार के लिए अपना प्रसार करता है, पूरे मेमोरी को, स्टोरेज को भर देता है। तो दोस्तों ये जो मलवेयर होता है वो वर्म होता है। कौन सा होता है? वर्म होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए वायरस दोस्तों ये कॉपी बनाने का काम नहीं करता है, ये हमारे प्रोग्राम को इंटरप्ट करता है। ठीक है, मदरशिप यहाँ कुछ नहीं है, जीवाणु यहाँ होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनावों के बारे में सही है? अभी देखिए दोस्तों लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, ध्यान देंगे। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल अपने प्रचार के लिए बिल्कुल मुफ्त उपयोग की अनुमति है।
एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए और बी दोनों ही सही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटाने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों यहाँ बाकुर नहीं है इसका आंसर, वाल्टन नहीं है, गॉडफ्रे नहीं है, गॉडफ्रे। इसका सही आंसर है सी.एफ. एंड्रयूज़। कौन है दोस्तों? सी.एफ. एंड्रयूज़। तो यही इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। मूलधन के, यहाँ डैश होगा, के कारण बढ़ जाती है। देखिए मूलधन में क्या हो जाता है, इसके कारण जो असली मुद्रा है वह बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, जब ब्याज दर में कमी हो जाती है मूलधन के, यहाँ कभी लिखा है, ब्याज दर के, मूलधन के ब्याज दर में कमी हो जाती है तो असली मुद्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 1972 में स्थापित डैश अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों कौन सा वो सबसे बड़ा महिला श्रमिक संघ है? तो वो है स्वकार्यरत महिला संघ। कौन सा है? स्वकार्यरत महिला संघ इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन को लॉन्च करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों, पुराना क्वेश्चन है, किया गया। ठीक है, ये करंट अफेयर। अब देखिए तो बात हो गई है पूरी। तो दोस्तों किसका उपयोग किया गया है? तो वो है, हम सभी को पता है कौन से, LV Mark 3 का, LVM-3 का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की बात की गई है दोस्तों। और ये हमारे किस भाग में आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। ये आप देखेंगे अनुच्छेद 47 में। इसके अलावा हम यहाँ पर अनुच्छेद 12 की बात कर लें तो अनुच्छेद 12 में राज्य की सामान्य परिभाषा बताई गई है। राज्य की सामान्य परिभाषा। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 33 की तो इसमें प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपातरण करने की संसद की शक्ति, इसके बारे में बताया गया है कि ये मूल अधिकार हर जगह नहीं लगेंगे। ठीक है, इसमें बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 18 आप जानते हैं, अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया दोस्तों? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत की बात की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ईरान बन गया। क्या बन गया है? कौन बन गया है? ईरान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है? दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जब व्यापार, उदारीकरण और औद्योगिक विनिमय संभव नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। ठीक, और अगर वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात की जाए तो एसटी के लिए दोस्तों वर्तमान में 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है अनुसूचित जाति के लिए तो कितनी सीटें दोस्तों? 84 सीटें। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा शिकोह को पनाह दी? दोस्तों किस सिख गुरु ने दारा शिकोह को पनाह दी?
तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, गुरु हरराय ने। किसने दी थी? गुरु हरराय ने। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें यहाँ गुरु हरगोविंद सिंह की बात करें तो ये कौन से नंबर के सिख गुरु थे? आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, 6ठे नंबर के ये सिख गुरु थे। और अगर उनके बारे में बात करें तो उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, अकाल तख्त की, ठीक, अकाल तख्त की स्थापना। इसके अलावा दोस्तों ये जो हरगोविंद थे वो 2 तलवारें बांधकर बैठते थे, ठीक है, 2 तलवारें, 2 तलवारें बांधकर बैठते थे। अब देखिए दोस्तों इसके अलावा अगर हम गुरु रामदास जी की बात करें तो ये 4थे नंबर के सिख गुरु थे। कौन से नंबर के? 4थे नंबर के। और इन्होंने अमृतसर की स्थापना कराई थी। किसकी दोस्तों? अमृतसर की स्थापना किसने करी थी? अमृतसर की स्थापना रामदास, गुरु रामदास ने दोस्तों करी थी। अगर हम यहाँ जो गुरु हरराय हैं इनके बारे में बात करें तो ये सिखों के 7वें गुरु थे। इन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था, उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। मतलब पहले तो ये जो पद होते थे उनके शिष्यों को मिलते थे, बाद में इसके लिए बहुत युद्ध होने लगे, संघर्ष होने लगे, तो उन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। और इन्हीं की दूसरी बात करें तो इसमें बताया गया वही कि दारा शिकोह को इन्होंने पनाह दी थी। इन्होंने दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था ताकि युद्ध में विजयी हो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें गुरु तेग बहादुर जी की तो जो गुरु तेग बहादुर, इनका दूसरा नाम त्यागमल भी था। क्या था? त्यागमल भी दोस्तों इन्हें कहते थे। और ये जो तेग बहादुर थे सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है। और इन्हें अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई दोस्तों? फांसी दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने क्या? इस्लाम कबूल नहीं किया था, ठीक है। इस्लाम कबूल ना करने की वजह से औरंगजेब ने इन्हें फांसी दे दी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों बताइए। तो आप याद रखेंगे जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो अनुच्छेद, ठीक है, अनुसूचियां और भाग, ठीक। तो दोस्तों जब पहली बार, तो प्राचीन समय में यानी पहले की बात अगर कर लें तो दोस्तों कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। कितने थे दोस्तों? 395, ठीक है। और अनुसूचियाँ दोस्तों कितनी थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, ठीक है, वर्तमान की, तो कितने अनुच्छेद हो गए हैं दोस्तों? कुल 448 अनुच्छेद हो गए हैं, अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं और भाग 25 हो गए हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि तब उतने, जब पहली बार अपनाया गया था तब कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।